हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, उससे आगे कुछ और प्रॉब्लम्स को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख रहे हैं ना। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हमको एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखा जाता है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट जो कोफिशिएंट लगा रहता है उसको लिखते हैं क्या 1/a है ना। रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाते हैं 1/b, रिएक्टेंट है तो उसके आगे माइनस लगा है ना। 1/a da/dt, b है तो 1/b माइनस dv/dt है ना, प्लस 1/c dc/dt 1/d dd/dt ये लिखा जाता है ना। अब इसमें जो है इस कॉफिशिएंट ये जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं इससे निकालें या इससे निकालें, किसी से भी निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का हमेशा ही वैल्यू जो है सेम आता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन हम इससे निकालें या इससे, सबसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, सेम आएगा। किसी से हम निकाल सकते हैं, मगर अगर हम इस रिएक्शंस में इस कॉफिशिएंट टर्म को हटा दिए है ना, जैसे 1/a को हटा दिए तो क्या होगा, माइनस da/dt हो गया। 1/b को हटा दिए तो ये माइनस dv/dt, 1/c को हटा दिए तो ये है ना। तो ये जो कोफिशिएंट हटाने के बाद जो टर्म बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलते हैं। और उसी तरह से है ना, डिसअपीयरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो डिसअपीयर हो रहा है, तो इसका हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है ना। उसी तरह से इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है ना। और ये जो है सी फॉर्मेशन कर रहा है इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर फॉर्मेशन ऑफ या सी। उसी तरह से ये रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट को टर्म हटाएं तो ये हो गया क्या, माइनस da/dt रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। और ये प्रोडक्ट है तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, रिएक्शन दिया हुआ है 3a कन्वर्ट हो रहा है क्या 2b + c। ठीक है ना, कैरिड इन ए क्लोज वेसल। ठीक, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिसअपीयरेंस दिया हुआ है। ठीक है, 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का हमको निकालना और रेट ऑफ रिएक्शन भी बताना है क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, कोफिशिएंट 1/3 हो गया, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगेगा है ना। और ये हो जाएगा da/dt। ठीक, और इस प्रोडक्ट का आगे प्लस लगाएं, ये हो गया 1/2 dB/dt और ये dC/dt। इसमें तो कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है ना। अब क्या है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया हुआ है। इसको कैसे दिखाते हैं, तो कोफिशिएंट हटा दो तो बचा क्या, माइनस da/dt, इसी को बोला जाता है डिसअपीयरेंस। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसी तरह से इसका ये दिया हुआ है ना, और हमको निकालना है क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ठीक, ये पता है हमको, ये निकालना और हम लोग जान रहे हैं कि इतना जो है इतना के बराबर है। ठीक है ना, तो हम दोनों इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, इसको और इसको है ना। तो -1/3 da/dt इक्वल टू क्या होगा, dC/dt। ठीक, अब इसको हम ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू dC/dt हो गया। और रेट ऑफ फॉर्मेशन भी वही होगा क्योंकि कोफिशिएंट इसमें तो लगा हुआ नहीं है ना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बोले या रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा है ना। तो जो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगा वही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है क्या, ये 1/3 को बाहर निकाल दिए तो माइनस da/dt है ना, dC/dt। ठीक है, अब ये जो है -da/dt है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना दिया हुआ है,
0.01 इंटू 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या बोलेंगे, डीसी बाई डी टी है ना, कॉफिशिएंट नहीं है तो इसको हम लोग डीसी बाई डी टी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है ना, और यही क्या है रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा। अब ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा डिवाइड करने पे आ जाएगा क्या, 3.3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करना, ये डिवाइड किया तो 0.33 आया, पॉइंट हटाए ये इतना आएगा, ठीक है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। रेट ऑफ फॉर्मेशन निकल गया है ना। और दूसरा हमको क्या निकलना, रेट ऑफ रिएक्शन है ना। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा है ना, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट लगा हुआ नहीं है ना। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, वही, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम आ जाएगा है ना, कितना, तो 3.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है ना, इसमें ये जो है केमिकल रिएक्शन को पहले लिखेंगे है ना, 2A4B+C है ना। अब इसमें क्या है, इन गैसेस फेज ऑकर इन अ क्लोज वेसल द कंसंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड टू बी इंक्रीजेज है ना, कंसंट्रेशन B का इंक्रीज कर रहा है ना। तो जब भी कहीं लिखा हुआ इंक्रीज डिक्रीज है ना, या रेज हो गया, इस तरह जब भी लिखा हुआ है तो हमेशा डिफरेंस को बताता है ना। तो B का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो क्या हुआ, उतना बढ़ा है ना, तो बढ़ा जो भी बढ़ रहा है ना वही क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो हम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा B है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B हो जाता है। जो भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और ये कितना, 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर है ना। तो ये चेंज कितना में आ रहा था, 10 सेकंड में आ रहा है ना। तो जो डिफरेंस, ये जो टाइम इंटरवल हो जाएगा 10 सेकंड, ठीक है ना। तो सबसे इसमें निकालना है क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B का जो है रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन निकालना, और डिसअपीयरेंस C का निकालना। ये जब निकालना सबसे पहले तो हम लोग इसका रेट एक्सप्रेशन लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस ना, तो लास्ट टाइम इंटरवल पे दिया हुआ है ना, 10 सेकंड में दिया हुआ। तो टाइम मेंशन है तो उसको हमेशा जो है हम लोग डेल्टा के टर्म में दिखाते हैं ना। जैसे इंस्टेंटेनियस रेट निकाला जाता है तो 0 टाइम इंटरवल पे निकाला जाता है ना। तो 0 टाइम इंटरवल में होता है कि यहाँ पे तो टाइम दिया हुआ है ना, तो यहाँ टाइम है क्या 10 मिनट है ना, तो 0 टाइम इंटरवल नहीं है ना, तो ज़्यादा टाइम इंटरवल है ना। तो जनरली टाइम जब भी दिया रहना तो हमेशा एवरेज रेट ही होता है ना, तो एवरेज रेट के टर्म में दिखाया जाता है। ये डेल्टा टी हो गया है ना, और यहाँ पे क्या प्लस 1/4 dB/dt हो गया, और ये हो गया क्या dC/dt, ये रेट एक्सप्रेशन हो गया। फिर अब इसमें डेल्टा बी दिया हुआ, डेल्टा टी दिया हुआ है ना, ये और ये दिया हुआ, हमको निकालना है क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो पहला लिखेंगे, जैसे से पूछ रहा है वैसे से करते जाएंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट को हटा दो तो जो बचा तो रेट ऑफ अपीयरेंस बी का हो जाएगा है ना, ये डेल्टा B/डेल्टा टी है ना। अब ये जो डिफरेंस दिया हुआ इंक्रीज जो हो गया वही डिफरेंस होता है 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर है ना, और टाइम कितना है 10 है ना, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, ऊपर गया तो 10⁻⁴ मोल, सेकेंड है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। तो रेट ऑफ अपीयरेंस निकल गया है ना। अब क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, ठीक है। इसका निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए का निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, ये तो हमको पता चल गया है ना, इसका वैल्यू हमको मिल गया है ना, ये कितना है ये। तो हम क्या करेंगे कि दो इक्वेशन ले लेंगे है ना, ये दोनों इक्वेशन को हम लेके चलेंगे है ना। पहला -1/2 डेल्टा A/डेल्टा T
इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, ये डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हम लोग निकालें 5 इंटू 10⁻⁻4 है, यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। हमको निकालना क्या है, डिसअपियरेंस ए का। डिसअपियरेंस मतलब क्या होता है, तो डिसअपियरेंस मतलब कोफिशिएंट हटा दो तो माइनस डी ए बाई डी टी को बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी जो होगा डिसअपियरेंस हो जाएगा, तो कोफिशिएंट को इधर ले जाते हैं ना, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, है ना। कोफिशिएंट को इधर ले गए तो ये हो जाएगा ऊपर 2/4, है ना। अब ये जो है इसका वैल्यू हम लोग को निकाले है ना, इसका जो वैल्यू है हम लोग निकाले हैं, है ना। कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। 2.5 इंटू 10⁻⁴। यूनिट क्या होता है, यूनिट वही होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट पढ़े मोल पर लीटर, सेकेंड में है तो पर सेकेंड, ठीक है। तो ये निकला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन वाटर, है ना। वाटर में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो पहले तो रिएक्शन लिख लो, है ना, और इसका रेट एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं। Cl I माइनस सी क्या 2Cl माइनस और I2, है ना। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम इंटरवल दिया हुआ है ना, ये इतना है 10 मिनट में हो रहा है, यानी कि लार्ज टाइम इंटरवल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा Cl2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय टाइम इंटरवल। रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे, है ना। और ये कोफिशिएंट लगा हुआ है तो 1/2 माइनस I माइनस 2 डेल्टा I माइनस डेल्टा टी, और इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा Cl माइनस डेल्टा टी। प्रोडक्ट के आगे हम प्लस लगाते हैं, नहीं प्लस हो जाएगा डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि I जो है, I का कंसंट्रेशन शुरू में कितना था 0.5 था, है ना। एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 0.4, ठीक है। तो I का दिया हुआ क्या है 0.5 से 0.446 हो गया, ठीक। तो हम इससे डिफरेंस निकाल लेंगे कितना चेंज आया है, कितना मिनट में, तो 10 मिनट में होगा, ठीक है। हमको निकालना है क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, है ना। I2 का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, यानी कि हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस। तो डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस क्यों कहते हैं, कोफिशिएंट हटा दो तो जब जो बचा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसको कहते हैं कोफिशिएंट हटाएं तो क्या होगा डेल्टा I माइनस 2 डेल्टा टी, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं इसको कैसे लिखा जाता है, कि हम लोग पढ़े हैं कि R2 माइनस R1 करते हैं, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, और ये क्या इनिशियल, ठीक है ना, शुरू में कितना था, और डिफरेंस कितना हो गया डेल्टा टी हो गया, है ना। तो R2 क्या है, शुरू में तो 0.5 था, फिर कितना हो गया 0.4, तो ये तुम्हारा R2 के 0.46, है ना। और ये जो है ये 0.50, और ये टाइम इंटरवल कितना है 10, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.04 बाई 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हम लिखेंगे 0.04, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.004 आएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर
टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। ये तुम्हारा इसका क्या हो गया, मोल पर लीटर पर मिनट। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका निकला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई, है ना, आई माइनस का निकालना, ये निकालना था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस, ये निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई। तो इसको डी आई बाई डी टी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेंगे ना, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यही लिखाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोलेंगे तो यही लिखाएगा, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट नहीं है। अब इसी को हमको निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को इसको निकालने से पहले जो है कोई ऐसा टर्म हो इसमें से कोई भी एक वैल्यू पता रहना चाहिए, है ना। अगर ये पता है, ये पता है, ये पता है, कोई भी एक वैल्यू पता रहेगा तो हम सबका निकाल सकते हैं ना। जैसे हम इसका हमको पता था, है ना, तो इसका पता था, तो इसका हम निकाल लिए, है ना, जैसे डिसअपियरेंस इसका आई का निकल गया, है ना। अब इसका पता है तो इससे हम इसका भी निकाल सकते हैं, है ना। ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इतना इक्वल इतना लिखेंगे, इसको जो है इसका वैल्यू हमको निकल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम इसका वैल्यू पता है तो इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कोई भी एक वैल्यू अगर पता है डिसअपियरेंस या अपीयरेंस में से किसी का एक का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम सबका जो है अपीयरेंस डिसअपियरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना भी ये, है ना, तो क्या करेंगे, ये पता है, ये जो हम लोग निकाले हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, डी आई डेल्टा आई माइनस बाई डेल्टा टी, है ना, ये दिया माइनस के साथ, तो हम लोग लिखेंगे, है ना, -1/2 डेल्टा आई माइनस बाई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी, ठीक है। हमको किसको निकालना है, ये निकालना है, ठीक। और जबकि यहाँ पे जो है 1/2 माइनस डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, इतना का जो वैल्यू है ये हम लोग निकाल चुके हैं, 4 × 10⁻³ ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, ठीक है। अभी कटेगा तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर, टाइम किसमें दिया हुआ, मिनट में, पर मिनट, ठीक है। ये निकल गया अपीयरेंस, ठीक है। अब इसी में अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है कि क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लेंगे हमको पूछ देता, तो हम लोग इक्वेशन पढ़े है ना, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो हमको पता है क्या है, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा टी। अब हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आया 2, इसका वैल्यू कितना है, तो 4 × 10⁻³ है ना। तो इसको हम पुट करेंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से कोई भी किसी का भी कुछ निकालने के लिए पूछ सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो सब जो हम इसी इक्वेशन से, है ना, किसी भी एक का हमको वैल्यू पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन पता है या रेट ऑफ डिसअपियरेंस पता है या अपीयरेंस पता है, कोई भी एक वैल्यू पता रहेगा हम निकाल सकते हैं। मान लेंगे हमको जो है रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहता है ना, मान लिया हमको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहता है ना, या मान लीजिए x दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, अब पूछ देता है कि ये निकाल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई का निकालिए, आई का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालिए आई माइनस, तो क्या करते हैं यहाँ पे इसको पुट करते हैं ना, इसको इधर लेते आते हैं, जो कोएफिशिएंट है वो इधर लेते आते हैं, तो इसका जो रेट ऑफ जो डिसअपियरेंस निकल जाता है आई का, है ना। इस तरह किसी का भी जो हम वैल्यू जो है निकालने के लिए पूछा जा सकता है, बशर्ते क्या है, कोई भी एक वैल्यू पता होना चाहिए, या तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का पता हो, बी का पता हो, या प्रोडक्ट का पता हो, या रिएक्टेंट का, किसी का एक का जो है वो वैल्यू पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका फैक्टर क्या है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है,
तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। तो पहला होता है क्या कि ये जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना। दूसरा है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा है ना। फिर क्या है, सरफेस एरिया, क्या कैटलिस्ट और प्रेजेंस ऑफ लाइट है ना। तो ये फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ना। तो पहला है क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब सब रिएक्टेंट का अपना अपना नेचर होता है ना। नेचर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं ना। जैसे मान लिया आयरन है, वाटर के साथ स्लो रिएक्शन करता है, जबकि सोडियम को पानी में डालेंगे तो रिएक्शन फास्ट होता है ना। तो नेचर जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना। तो रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है ना। तो रिएक्टेंट के नेचर पे जो है रिएक्शन जो है स्लो फास्ट हो सकता है ना। नेक्स्ट है क्या, फिजिकल स्टेट है ना। तो फिजिकल स्टेट में होता है क्या कि जो अगर सॉलिड के बीच अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो होता है, या नहीं के बराबर होता है रिएक्शन है ना। तो सॉलिड में रिएक्शन जनरली नहीं के बराबर होता है, रिएक्शन जनरली नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि अगर हम गैसियस और लिक्विड स्टेट में देखते हैं तो रिएक्शन फास्ट होता है ना। तो जो भी रिएक्शन हम लोग देखा जाता है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में फास्ट होता है, गैसियस या लिक्विड स्टेट में फास्ट होता है, जबकि सॉलिड स्टेट में रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है या फिर निग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसका रीजन जैसे एग्जांपल में अगर हम मान लें कि AgNO3 एक्वस लिए, AgNO3 सॉलिड लिए और NaCl सॉलिड लिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये भी सॉलिड है क्या, ये भी सॉलिड है ना। तो इसके बीच रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन है ना। मगर इसको हम वाटर में डाल दिए है ना, इसको हम वाटर में डाले तो ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ये घुल जाएगा वाटर में घुलने के बाद ये एक्वस हो गया है ना। इसी तरह से NaCl एक्वस हो गया। अब इस कंडीशन में रिएक्शन फास्ट हो जाता है ना, क्योंकि अब देखो ये वाटर ये रिएक्शन नहीं होता मगर ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में Ag प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब AgCl के साथ कंबाइन करेगा तो AgCl बनाएगा और NO3 Na के साथ कंबाइन करेगा तो NO3 बना लिया। ये रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक। तो याद रखना है कि गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस या फिर लिक्विड रिएक्शन जो होता है इसमें रिएक्शन जो फास्ट होता है, जबकि सॉलिड में स्टेट में रिएक्शन जो है क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है ना, या फिर नहीं के बराबर रिएक्शन होता है। रिएक्शन जनरली सॉलिड स्टेट में नहीं के बराबर होता है, ठीक है। और होता भी होगा तो बहुत स्लो रिएक्शन है ना, बहुत कम अमाउंट में रिएक्शन करेगा है ना। अब इसमें क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो तुम्हारा फास्ट हो जाता है ना। किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है, रिएक्शन ज़्यादा तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना। तो होता है क्या कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं ना, रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्टेंट लेंगे A B है ना। अब A B कंबाइन करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा है ना। प्रोडक्ट बनाएगा तो बहुत सारा A है B है A है B है, इस तरह से बहुत सारा A B प्रेजेंट है ना। ये आपस में जो है कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगा। कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से के साथ मिलना जरूरी है, मॉलिक्यूल का एक दूसरे से कोलाइड करना जरूरी है ना। तो होता है क्या कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करना जरूरी है ना। कोलाइड करने के साथ साथ वो जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव होना जरूरी है ना। अगर रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है और धीरे से टकराया और निकल गया है ना, तो प्रोडक्ट जनरली बनने का चांसेस कम होता है ना। तो किसी भी रिएक्शन में कोलिजन, किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए
उस मॉलिक्यूल्स का आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करना जरूरी है ना। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बाद इफेक्टिव कोलिजन करवाना है उसको हम टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर देते हैं तो होता है क्या कि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बढ़ जाता है ना। मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जब बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिवली कोलाइड करता है आपस में, और इफेक्टिव कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बनने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होने लगता है, और इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होने लगता है इसलिए ज़्यादा जोर से आपस में टक्कर मारता है ना, टकरा के जो है क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ऐसा भी हम लोग जो है ये ऑब्जर्व किया गया है कि टेम्परेचर अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कब? जब टेम्परेचर को हम कितना बढ़ाएं, 10 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया है ना। नेक्स्ट है क्या, कंसंट्रेशन है ना। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो भी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है ना। रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट क्यों होता है ना, तो उसका भी सेम रीजन है ना। तो होता है कि अगर मान लें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है ना, इस तरह से ए है, बी, इतना मॉलिक्यूल्स है, ए मॉलिक्यूल्स है। तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने में क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, कोलाइड करेगा है ना, कोलाइड करेगा और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा है ना। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम है तो एक यूनिट टाइम पे कम मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेगा, कम मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा तो प्रोडक्ट भी कम फॉर्मेशन करेगा है ना। मगर अगर यहाँ पे हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बढ़ा दिए ना, ए बी इस तरह से हम भर दिए पूरा है ना, अभी कंसंट्रेशन इसका बढ़ गया, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट हम रिएक्टेंट का ज़्यादा कर दिए है ना, इस तरह से हम बढ़ा दिए, ठीक। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम अगर इसमें हम देखेंगे क्या कि अगर ज़्यादा अमाउंट में है इसका चांसेस क्या है कि ए बी है ना, ए बी ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक यूनिट टाइम पे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा है ना। और ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जब ज़्यादा कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट के भी बनने का चांसेस ज़्यादा होगा है ना। तो क्या होगा कि इसमें आप प्रोडक्ट एक यूनिट टाइम पे ज़्यादा बनेगा है ना। तो यूनिट टाइम पे जो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। तो यूनिट टाइम पे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट भी ज़्यादा फॉर्मेशन करता है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पे क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं ना, ज़्यादा मिलते हैं तो ज़्यादा कोलिजन होगा है ना, कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम मान लीजिए तुमसे पूछा जाए कि वुड को जलाना है, वुड अगर हम लकड़ी लिए है ना, लकड़ी को हम एयर में जला रहे हैं और लकड़ी को हम प्योर ऑक्सीजन में जला रहे हैं, तो होता है क्या कि प्योर ऑक्सीजन में रिएक्शन बहुत फास्ट होता है ना, बर्न जो है ज़्यादा तेज़ी से होगा है ना। जबकि वुड को अगर हम एयर में बर्न करेंगे तो वो जो है जल्दी बर्न नहीं होगा है ना, उसको जो है उसको टाइम लगेगा बर्न होने में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कंसनट्रेटेड ना ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसको मिलेगा, और अगर हम एयर ले रहे हैं तो एयर में क्या होता है कि 21% ऑक्सीजन रहेगा है ना, और फिर बाकी सब जो है 78% लमसम नाइट्रोजन गैस होगा, अदर गैस भी प्रेजेंट रहेगा। तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसमें रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा है ना, उसको बर्न होने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा है ना, तो जो है तेज़ी से बर्न नहीं करेगा है ना। जबकि हम प्योर ऑक्सीजन में अगर बर्न कर रहे हैं वुड को तो क्या तेज़ी से बर्न करेगा, क्योंकि उसको प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन मिल रहा है, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है ना। नेक्स्ट है क्या, सरफेस एरिया है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है फास्ट हो जाता है ना। तो सरफेस एरिया कहने का मतलब मान लीजिए हम मार्बल का एक टुकड़ा ले लिया है ना, एक सॉलिड लिए मार्बल है, मार्बल मतलब फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, और इसी मार्बल का हम एक जो है पाउडर ले लिया, तो जैसे ही इसी सब्सटेंस का जब पाउडर करेंगे तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा है ना, ये क्या हो, इतना हो गया, फैल जाएगा है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ गया, अभी क्या सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो अब दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं है ना, तो होता है क्या है, इसका रिएक्शन जो होता है, इसका रिएक्शन ना फास्ट होगा और इसका रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा है ना। क्यों स्लो होगा, तो रिएक्शन का रीजन हो जाता है कि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है ना। सरफेस एरिया ज़्यादा होने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया क्या, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्या, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है ना, कैटलिस्ट हम लोग क्या जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शंस
के स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है बिना कंज्यूम हुए। वो रिएक्शन में भाग लिया मगर वो कंज्यूम नहीं होता, उसका कोई खपत नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। इसके बारे में और हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे आगे जब हम एक्टिवेशन एनर्जी कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ऐसे ही जान लेंगे, कैटलिस्ट जानेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है ना। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते हैं ना, जिसको हम लोग जो है निगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं ना। कैटलिस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करता है, जबकि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। तो कैटलिस्ट में भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा, है ना। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। लाइट के प्रेजेंस में भी क्या होता है कि रिएक्शंस का जो है रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। लाइट क्या है, तो लाइट भी एक तरह का एनर्जी है ना। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को लाइट देते हैं तो उसको एनर्जी मिलता है, और वो जो एनर्जी मिलता है उसके चलते बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ तो जो है रिएक्शन बॉन्ड ब्रेक करेगा, रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल में अगर हम मीथेन लिए ना और इसको क्लोरीन में जो डार्क मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं ना, डार्क में रिएक्शन करा रहे तो रिएक्शन नहीं होता ये, है ना, ये रिएक्शन नहीं होगा, है ना, वो रिएक्शन। मगर यहाँ डार्क की जगह में अगर हम क्या लिए, लाइट ले लिए ना, सनलाइट ले लिए, है ना, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन जो है इसका फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिएक्शन इसका, अगर हम मान लें कि डार्क के पोजीशन में कर रहे हैं तो क्या होगा, रिएक्शन जो है नो रिएक्शन। मगर अगर हम यहाँ पर लाइट यूज किए तो लाइट यूज किए तो ये जो है रिएक्शन होगा, है ना, फास्ट रिएक्शन होता है, क्लोरोमीथेन प्लस HCl बनता है। और आगे भी क्या, फिर ये जितना हाइड्रोजन सब रिप्लेस होते जाता है ना, CH2 Cl2 है ना, फिर उसी के बाद जो है CHCl3 CCl3 से जो है डिफरेंट जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है ना। तो रिएक्शन में जो है सनलाइट देने पे रिएक्शन का रेट क्या होता है, जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा फैक्टर हो गया जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब देखो इसमें है क्या कि अगर हम, अच्छा इससे ये तो हो गया तुम्हारा फैक्टर, तो कौन कौन सा फैक्टर है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ना, सॉलिड स्टेट में होगा तो रिएक्शन स्लो होता है, जबकि गैस और लिक्विड स्टेट में रिएक्शन फास्ट होता है ना। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ कोलिजन जो है इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा फॉर्मेशन करता है। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। और कैटलिस्ट डालने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज करता है। कुछ कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। सनलाइट के वजह में लाइट देते हैं तो भी क्या होता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। मतलब जितना भी टर्म है सबके चलते क्या रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है ना। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन सबके चलते रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक। तो ये फैक्टर हो गया ना, ये फैक्टर पूछा जाता है एग्जाम में कि राइट ये पूछा जाएगा कि राइट ऑल द राइट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है ना, तो ये फैक्टर को लिखना होगा, है ना। अब क्या है, देखो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई किए थे। एवरेज रेट होता है कि इंस्टेंटेनियस, है ना। तो मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, है ना। एक्सपेरिमेंटली करने का मतलब एक्सपेरिमेंट करके जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, मगर हम उसको क्या करते हैं, है ना, ग्राफिकल मेथड से जो है निकाल, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं ना। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ग्राफ प्लॉट करने के बाद, है ना, इधर हम लेते हैं टाइम ले लेते हैं, और इधर क्या ले जाता है, टाइम ले लिए, और इधर क्या ले लें, कंसंट्रेशन ले लिए। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो अलग अलग टाइम पे हम लोग मेजर किए, है ना। और इस ग्राफ में क्या होता है, जो भी पॉइंट है ना, अलग अलग पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप होगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे उसका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। इस पॉइंट पे मेजर करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट में मेजर करना है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वही उसका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा, ना। तो हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली मतलब कि हम डालें तो
क्या होगा कि हुआ 1 मिनट तक हम रिएक्शन करवाएं और उसके बाद कंसंट्रेशन नोट किए है ना, उसका कितना चेंज आया वैसे मेजर कर रहे हैं। तो उस तरह से मेजर जो है हम लोग नहीं कर सकते है ना, मतलब जो है उसका हम जो है अलग अलग टाइम पे मेजर करने के बाद ग्राफ प्लॉट करके जो है उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम उसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करके उस ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करके उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।